आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। आज सुबह से आप सारे न्यूज चैनल्स में पूर्व बीजेपी नेता सुधींद्र कुलकर्णी का स्याही से पुता चेहरा देख रहे हैं। इस चेहरे ने हर हिंदुस्तानी को एक खतरनाक लेकिन बेहद अहम संदेश दिया है, और वो ये है कि अगर आप अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की बात करेंगे तो अगला चेहरा आपका भी हो सकता है। सुधींद्र कुलकर्णी पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी की किताब की लॉन्चिंग को लेकर शिवसेना के निशाने पर आ गए। शिवसेना के पाक विरोधी तेवर जग जाहिर बात करेंगे तो अगला चेहरा आपका भी हो सकता है। सुधींद्र कुलकर्णी पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी की किताब की लॉन्चिंग को लेकर शिवसेना के निशाने पर आ गए। शिवसेना के पाक विरोधी तेवर जग जाहिर हैं, लेकिन सवाल उठ रहा है कि एक किताब पर इस तरह का ऐतराज आखिर कितना जायज है। सवाल बीजेपी पर भी उठ रहे हैं कि सरकार में सहयोगी पार्टी के ऐसे कट्टरवादी इरादों में उसकी साझेदारी कितनी है। ये सवाल इसीलिए भी अहम है क्योंकि देश में अचानक से कट्टरता का एक सैलाब सा उमड़ पड़ा है, जो अपने खिलाफ उठी किसी भी आवाज को नेस्त नाबूद कर देने पर आमादा है। ऐसे में सवाल यह भी है कि कुलकर्णी के चेहरे पर लगी ये कालिख असल में किसके चेहरे पर मरी गई। एक जमाने में बीजेपी के थिंक टैंक कहलाने वाले सुधींद्र कुलकर्णी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि बीजेपी की ही सहयोगी पार्टी उनके साथ ऐसा सलूक करेगी। अटल अडवाणी के जमाने की बीजेपी में जो कुलकर्णी हर बड़े फैसले में दखल रखते थे, आज शिवसेना ने उनके चेहरे पर कालिख पोत दी। ये बवाल पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी की खिताब नाइदर अ हॉक नॉर अ डव की लॉन्चिंग को लेकर हुआ। शिवसेना के विरोध के बावजूद कुलकर्णी इस कार्यक्रम को टालने को राजी नहीं हुए, तो उनके साथ ये सलूक हुआ। You see, I was wearing when I came out of the home. This is the Indian flag. What has been done is an insult to the Indian flag and the ideals and the idea of India. कुलकर्णी के पूर्व सहयोगी लालकृष्ण आडवाणी ने लोकतंत्र के खिलाफ करार दिया, तो विरोधी दल पीएम से सफाई मांग रहे हैं। मैं चाहूंगा कि कम से कम हमारे साथ जितने जुड़े हुए लोग हैं, वे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इस प्रकार की हिंसा की प्रवृत्ति को और असहिष्णुता को अस्वीकार करें। मैं समझता हूं कि इसके लिए राजनीति से ऊपर उठ के हमें तुरंत एक हल निकालना आवश्यक है, और उसमें पहल सिर्फ प्रधानमंत्री कर सकते हैं, जो दुर्भाग्यवश चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि शिवसेना को अपने कार्यकर्ताओं की इस कार्रवाई पर कोई अफसोस नहीं। ये काली शाही है या डांबर है मुझे पता नहीं। अगर ये रिएक्शन हुई है तो बहुत ही सौम्य रिएक्शन है, माइल्ड रिएक्शन है। हालांकि इस घटना के थोड़ी देर बाद कुलकर्णी और कसूरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किताब की लॉन्चिंग कर दी। एक पहला रिएक्शन होता है कि पाकिस्तान बम धमाका हो तो वो रोने कराया, हिंदुस्तान में बम धमाका हो तो कहते हैं आईएसआई ने कराया। तो देखें, हम तो ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं कि बम धमाके होने बंद हो जाए। लेकिन आप विदेश मंत्री थे सर, तो उस वक्त हमारे दौर में तो हिस्ट्री बदल गई थी। मैं तो प्राउड हूं, इसलिए मैंने किताब लिखी है। को मैं बेवकूफ हूं? अगर मैं फेलियर होता तो मैं किताब किस लिए लिखता? किताब इसलिए लिखी है कि इससे ज्यादा सक्सेसफुल पीस प्रोसेस दोनों मुल्कों में इंडिपेंडेंस के बाद हुआ ही नहीं। उसी को तो रिकॉर्ड करना चाह रहा था ताकि दूसरी ओर कुलकर्णी शाम करीब 5:30 बजे के अपने औपचारिक कार्यक्रम पर भी अड़े हुए हैं। आशंका है कि उसमें भी गड़बड़ी की कोशिश हो सकती है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कार्यक्रम को पूरी सुरक्षा देने का भरोसा दिया है। आपके सभी के मोबाइल के ऊपर एक मैसेज घूम रहा है कि शिवसेना ने अपना आंदोलन मुख्यमंत्री की मध्यस्थता के बाद स्थगित किया है। ये सरासर झूठ है, ये सरासर गलत है। इस प्रकार का कोई निर्णय शिवसेना ने नहीं लिया है। इस घटना ने देश में फासिबान ताकतों की बढ़ती ताकत पर नए सिरे से बहस छेड़ दी है। इससे पहले कन्नड़ लेखक कलबुर्गी की 30 अगस्त को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद यूपी के दादरे में गोमांस की अफवाह को लेकर एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। इन मामलों पर सरकार की चुप्पी के विरोध में उदय प्रकाश, अशोक वाजपेयी और शशि देशपांडे जैसे 50 से ज्यादा साहित्यकार अपना सम्मान लौटा चुके हैं या पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। गजल गायक गुलाम अली का कार्यक्रम भी शिवसेना के ही विरोध के चलते मुंबई में रद्द करना पड़ा, और अब सुधींद्र कुलकर्णी के साथ ये सलूक। सवाल उठ रहा है कि ये कालिख आखिर किसके चेहरे पर पोती गई है।
मुंबई से राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो लोकतंत्र में ऐसा विरोध कितना जायज है, बड़ा सवाल है ये, जो कई दिनों से इस देश में सुना जा रहा है, सुनाई दे रहा है। हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है इस पर बहस करने के लिए। हमारे साथ बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मुकेश नायक कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, मनीष अवस्थी राजनीतिक एडिटर, पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ इस वक्त मुंबई से जुड़ चुके हैं, और कुछ और मेहमान भी जल्द ही हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले सुधांशु जी, मैं आपके पास आऊंगी। शिवसेना कहती है, इस तमाम घटना के बावजूद, इसके विरोध के बावजूद शिवसेना कहती है कि ये तो बड़ा सौम्य रिएक्शन था, बड़ा ही माइल्ड रिएक्शन था, और आगे भी इस तरह का विरोध जारी रहेगा। शिवसेना जो कहती है उससे भाजपा इत्तेफाक नहीं रखती है, ये बहुत स्पष्ट शब्दों में स्पष्ट कर दिया गया है। भाजपा का मानना है कि इस देश में विचारिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर एक को है, और इस देश में एक ही कानून चलता है, वो कानून है संविधान का, रूल ऑफ लॉ जिसको कहते हैं। रूल ऑफ लॉ से इस देश को हम शासित करते हैं, इसीलिए रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन जो है, कानून की प्रभुसत्ता का उल्लंघन नहीं हो सकता, ये हमारा मानना है। और इसको बार बार स्पष्ट करने के बाद भी मुझे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये लगता है कि हमें कहीं कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर दी जाती है। आपने मुख्यमंत्री का पहले बयान सुना था, आज आपने देख लिया कि ये जो इंसिडेंट है, इसके लिए पुलिस कार्रवाई करी जा रही है। न्यायालय और न्याय अपना काम करेगा। कोई भी हो, किसी ने भी अगर कानून का उल्लंघन करा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसलिए इसका, और एक और मैं इसमें कहना चाहता हूं, इसका राजनीतिकरण और इसका जो है, इसका सांप्रदायिकरण भी ना करा जाए। अभी मैं सुन रहा था कि कहीं दादरी से इसको जोड़ने की कोशिश हो रही है, कहीं इससे उससे। एक मुसलमान का विषय और एक पाकिस्तान का विषय, दोनों एक नहीं है। नहीं, लेकिन सुधांशु जी, पाकिस्तान को मुसलमानियत से ना ये जोड़िए। दोनों घटनाएं कट्टर मानसिकता दर्शाती हैं, दोनों घटनाएं। देखिए, तो बेशक ही दोनों के बीच में कंपैरिजन ठीक नहीं है, जायज नहीं है, लेकिन फिर भी जिस समय कश्मीर के अंदर तमाम हालात बिगड़ते हैं, जहां पे पाकिस्तान के झंडे दिखाए जाते हैं, तो वो कट्टरता से नहीं जोड़ा जाता है। पाकिस्तान का विषय कट्टरता से ना जोड़िए कृपा करके। वो देश तो आपको लग रहा है कि जो हुआ आज सुधींद्र कुलकर्णी के साथ सही था? आप ये कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि सुधींद्र कुलकर्णी का जो विरोध किया शिवसेना ने, आप तो फिर जायज ठहरा रहे हैं उसको, क्योंकि पाक विरोध था वो? बिल्कुल नहीं जायज ठहरा रहा। मैंने आपसे सिर्फ एक निवेदन करा है कि इसको धार्मिक रूप ना दीजिएगा, बाकी सब ठीक है। उनका पाकिस्तान का विरोध है और उनके विरोध की जो कार्यशैली है उससे हम लोग बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। किसी भी व्यक्ति को कानून को अपने हाथ में लेने का हक नहीं है, और हर व्यक्ति को अपने विचार की अभिव्यक्ति का हक है। ये स्पष्टीकरण पूरा आ चुका है। विरोध वो तो है ही नहीं, लेकिन मैंने कहा कि कहीं दोनों चीजों को जोड़ने की कोशिश, जो आज सुबह से मैं देख रहा हूं मीडिया के अंदर, एक दोनों चीजों को जोड़ने की कोशिश हो रही है। मुसलमानियत को और पाकिस्तान को एक साथ जोड़ने की कोशिश हो रही है। सुधांशु जी, ठीक है, मैं आपका पॉइंट समझ गई। को सांप्रदायिकता के आगे जाना है। सुधांशु जी, मैं आपका पॉइंट बिल्कुल समझ गई। बस मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान विरोध और कट्टरता जो धर्म से जुड़ी हुई है उसको अलग अलग रखें, और पाकिस्तान विरोध को इसका मतलब आप जायज मानते हैं। आपने कहा कि तरीका सही नहीं है, पर विरोध करके वो सही कर रहे थे, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल। मैं पाकिस्तान से विरोध रखना बिल्कुल सही होगा, लेकिन पाकिस्तान के विरोध में आप कानून को अपने आप लेके उसका उल्लंघन करेंगे, ये सही नहीं हो सकता। ठीक है, ये सही नहीं हो सकता, और ये स्पष्टीकरण मैं कर चुका हूं। ठीक है, तो कृपया दोनों चीजों को न मिलाएं। पाकिस्तान का विरोध जो है स्वाभाविक विरोध है, क्योंकि हमारा मानना है कि इस देश के अंदर आतंकवाद को पाकिस्तान पनपवाता है, स्वाभाविक होता है। डिलेमा की स्थिति मनीष अवस्थी हमारे साथ जुड़े। मनीष, आप भी हंस रहे हैं, मुझे भी हंसी आ रही है। एक डिलेमा की स्थिति यकीनी तौर पर हमारी सरकार के सामने है कि अगर इस हरकत का क्रिटिसिज्म इतना ज्यादा मुखर होकर करे तो फिर पाकिस्तान के पक्षधर कहलाए जाएंगे और वो जनता को कबूल नहीं होगा। आप क्या कहेंगे इस पर? आप मुस्कुराए क्यों? शीतल, मैं सुधांशु जी की बात सुन रहा था और वो जो भी कह रहे थे, जो भी उनके बयान और वक्तव्य थे, मुझे ऐसा लगता है चित भी मेरी पथ भी मेरी। अगर सुधांशु जी आपको लगता है तो ये गलत हुआ है, और कसूरी को बुलाकर अगर कसूरवार
सुधींद्र कुलकर्णी है और कसूरी को लेकर अगर शिवसेना को आपत्ति है तो बुलाने वाला जिम्मेदार होना चाहिए या जिसको बुलाया गया वो जिम्मेदार। जहां तक शिवसेना की अगर बात की जाए तो शिवसेना यही कह रही है कि ये वही कसूरी हैं। जब विदेश मंत्री थे तो अलगाववादी ताकतें जो हैं कश्मीर में, हुर्रियत हो गई, इन सबको बढ़ावा देते थे। भारत के खिलाफ इनके तमाम ऐसे बयान रहे हैं जिसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता नहीं बन पाई। तो ऐसी सूरत में शिवसेना का ये कहना है कि ऐसे व्यक्ति को जो कि एंटी भारतीय रहा है, भारत का विरोधी रहा है, उसको लाल कालीन पे बुलाकर कैसे चलाया जा सकता है। और यही बात तो आपके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कही है। बिल्कुल, सुधांशु जी इसका जवाब देना चाहते हैं। मनीष जी, मुझे लगता नहीं है कि मैं अपनी बात आपको समझा पाया या आपको मेरी बात समझ आ पाई। मैंने क्या कहा है आपसे, किसी भी अभिव्यक्ति के ऊपर कोई अंकुश नहीं है, लेकिन अभिव्यक्ति के माध्यम में अगर आप कानून का उल्लंघन करेंगे तो गलत है। आप इस बात से सहमत हैं या इस बात के खिलाफत में, पहले ये बतला दीजिए। अच्छा, आप ये बता दीजिए सुधांशु जी, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, मैं बहुत सम्मान करती हूँ आपका एज अ पॉलिटिशियन, लेकिन मुझे खुद मैं काफी सोच में पड़ गई हूँ आपके बयान से। मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि मनीष ने कहा कि रेड कार्पेट देने वाली आपकी गवर्नमेंट थी वहां पर, ठीक है, महाराष्ट्र में, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का विरोध इस देश में लोग करते हैं, आतंकवाद को पाकिस्तान ने बढ़ावा दिया है और इसलिए विरोध जायज है। तो ये दोनों अपने आप में विरोधाभासी आपकी बयान है, आपका बयान और रेड कार्पेट वेलकम देना खुर्शीद महमूद कसूरी को। शीतल जी, आप भी शीतल जी अभी विषय क्या चल रहा है? अभी विषय चल रहा है कि सुधींद्र कुलकर्णी के मुंह पे शिवसेना वालों ने कालख मल दी। तो उस विषय में आपने कहा कि भाई इसमें भाजपा का क्या मत है। भाजपा ने अपना मत स्पष्ट करा है कि किसी भी व्यक्ति को कानून को अपने हाथ में लेने का हक नहीं है और जो करा गया वो गलत है। इससे ज्यादा स्पष्ट तरीके से इस विषय के बारे में और कोई कथन हो सकता है क्या? नहीं, कथन आपका सही है। आपको हंसी आ रही है तो मैं नहीं कह सकता। नहीं, मुझे हंसी नहीं आ रही, हैरानी हो रही है, मुझे हैरानी हो रही है। आपका कथन गलत नहीं है। बीजेपी का जो आपने स्टेटमेंट दिया बीजेपी के बिहाफ में, वो गलत नहीं है, वो आपका स्टैंड है ऑफिशियल। लेकिन साथ में जो आपने पाकिस्तान वाला राइडर जोड़ा, वो जरूर हमें सोचने पर बाध्य कर रहा था। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। मनीष, आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ मुकेश नायक भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है। और हम बात करें कि कालिख आखिर किसके चेहरे पर है। सुधींद्र कुलकर्णी के साथ जो आज मुंबई में हुआ, वही हमारी बहस का मुद्दा है। मैं मुकेश नायक को अब हमारे साथ जोड़ूंगी, प्रवक्ता है कांग्रेस के। मुकेश जी, कांग्रेस का इस पर क्या मत है? शिवसेना का विचार हमने देखा, उन्होंने कहा बड़ा सौम्य रिएक्शन था, माइल्ड था। बीजेपी कहती है कि कानून अपने हाथ में लेकर इस तरह विरोध जताना सही नहीं है, जायज नहीं है। आप क्या कहेंगे, कांग्रेस क्या कहेगी? देखिए, ये तो मौलिक अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कालिख पोती है इन्होंने। बीजेपी के नेता के मुंह पर शिवसेना के नेता ने कालिख पोत दी और ये कह रहे हैं कि सुधींद्र कुलकर्णी पाकिस्तान के एजेंट हैं। शीतल जी, मुझे एक चीज बताएं आप कि ये कुलकर्णी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के ओएसडी रहे हैं। पूरा देश जानता ही उनके भाषण लिखा करते थे और आज शिवसेना उस समय उस सरकार का हिस्सा थी, उसमें गठबंधन में शामिल थी और अब ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के एजेंट है। इसका मतलब तो ये हुआ कि बीजेपी की सरकार में प्रधानमंत्री के दफ्तर में पाकिस्तान के एजेंट बैठे थे। ये बात बहुत हास्यास्पद लगती है। दूसरी बात, अभी मित्तल जी जिस तरह से इस पूरे विषय पर बातचीत कर रहे थे, वास्तव में बड़ी हास्यास्पद है। मुझे एक चीज आप बताइए कि जिस तरह से पूरे देश का वातावरण पिछले दिनों बिगड़ रहा है, आप कहते हैं गुलाम अली को गाना नहीं गाने देंगे, आप कहते हैं किताब का विमोचन नहीं करने देंगे, आप कहते हैं खिलाड़ियों को खेलने नहीं देंगे, आप कहते हैं कलाकारों को उनकी कला का प्रदर्शन नहीं करने देंगे। तो क्या भारत को आप पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? ये तो पाकिस्तान में होता है कि कोई खेलने ना जाए, कोई पढ़ने ना जाए, कोई लिखने ना जाए, कोई रचना धर्मी ना जाए, कोई साहित्यकार ना जाए, कोई कलाकार नहीं जाए। ये किस तरह का वातावरण आप भारतवर्ष में बनाना चाहते हैं? मुझे शीतल जी ये लगता है कि पिछले दिनों जितनी अशांति भारत में है, हमने इसके लिए बीजेपी को सरकार नहीं बनाई, देश की जनता ने सरकार बनाने का अवसर दिया था। ये काला धन वापस लाने के लिए बैठे थे सरकार में कि एक दूसरे का मुंह काला करने के लिए बैठे? चलिए मैं सुधांशु जी से इस पर रिएक्शन लूं। सुधांशु जी कह रहे हैं कि काला धन वापस लाने के लिए आए थे सत्ता में, एक दूसरे का मुंह काला करने के लिए।
पहले तो मैं सुधींद्र कुलकर्णी जी का भाजपा के संबंध के बारे में जो मुकेश जी ने कहा उनको थोड़ा याद दिलवा दूं। मुझे लगता है संजय निरुपम इनके अध्यक्ष हैं और संजय निरुपम शिवसेना में थे। क्या कहना चाहेंगे आप? नारायण राणे आपके साथ रहे, क्या कहना चाहेंगे आप? मुकेश जी, कुछ उदाहरण देने से पहले या किसी चीज पे टिप्पणी देने से पहले कम से कम अपनी गिरमान में झांक के बात करा करिए। राजनीतिक यथार्थ को देखते हुए, वास्तविकता को देख के बात करिए। शब्दों में लफाजी करने के लिए बात करनी तो जरूर करते रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुकेश जी, अब आपने आया कि साहब ये जो है गुलाम अली को, सुनिए, इन्होंने कहा गुलाम अली को ये कार्यक्रम नहीं करने देंगे। भाजपा ने गुलाम अली को कार्यक्रम करने से रोकने के लिए कुछ भी कहा है क्या? कम से कम सत्य तो बोलिए। अब अगर आप असत्य बोलेंगे तो आपके मुंह से तो शोभा नहीं देता। मुझे एक चीज बताइए। फडणवीस साहब ने बड़ा, मतलब फडणवीस साहब ने बड़े स्पष्ट, मैं खत्म कर लूं मुकेश जी, आप बीच में बोलते हैं, मैं बिल्कुल नहीं। चलिए मैं आप सभी को रोक लूं क्योंकि एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बिहार में पहले दौर की वोटिंग खत्म हो गई है। शाम 4 बजे तक 52% मतदान बिहार में हुआ। 10 जिलों के 49 सीटों पर वोट डाले गए थे। आज पहले चरण का मतदान खत्म हो गया, पहले दौर की वोटिंग खत्म हुई है और 52% शाम 4 बजे तक मतदान। हमारे साथ राकेश कुमार सिंह, हमारे चीफ ऑफ ब्यूरो, जुड़ गए हैं। राकेश, 52% मतदान 4 बजे तक, अच्छा आंकड़ा, बहुत अच्छा नहीं तो बुरा भी नहीं कहेंगे। देखिए शीतल, साफ तौर पर जिस तरह से लगातार चुनाव आयोग की ओर से लगातार मतदाताओं से अपील किया जा रहा था, उसका असर होता दिख रहा है। खासकर इंडिया न्यूज ने भी वोटरों से लगातार अपील की थी कि अपने मत का प्रयोग करें। जहां तक भागलपुर विधानसभा क्षेत्र की बात है शीतल, तो यहां पर करीब 5 बजे तक जो यहां के जो जिलाधिकारी है उनसे मेरी बातचीत हुई है, तो करीब 53% से ज्यादा मतदान हुआ है। यानी पिछली विधानसभा में जितना मतदान हुआ था उससे ज्यादा हुआ है। लेकिन आंकड़ा जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि 60% पार कर सकती है, तो उतना नहीं हुआ। लेकिन एक कमोवेश पिछले विधानसभा से जरूर ज्यादा हुआ है। शीतल, बिल्कुल। राकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो पिछली बार के मतदान से ज्यादा ये परसेंटेज है, लेकिन 60% तक छू सकता था, ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन वो नहीं हुआ। पहले दौर की वोटिंग खत्म हो गई है बिहार में। शाम 4 बजे तक 52% मतदान रिकॉर्ड किया गया है। बिहार में अब तक की बंपर वोटिंग पिछली बार के कंपैरिजन में विधानसभा चुनाव 2010 में 52.67% हुआ था मतदान। 2014 में 66.38% ये ओवरऑल है। और अब 2015 में हमने जो जिन 49 सीटों पर आज मतदान देखा, वहां 52% शाम 4 बजे तक का मतदान है, जिसे बहुत अच्छा तो अच्छा नहीं अगर, लेकिन खराब मतदान नहीं कहा जा सकता, ऐसा जानकार मानते हैं। बहस का वक्त खत्म है। हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बहस में इतना ही।